Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to record our third lecture, जो कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें? न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। पिछले जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स के बारे में और दूसरा जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक वेव्स की हमने क्या पढ़ी थी, जो कि हमारे पास थी स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव। अब स्पीड ऑफ वेव जो है वो हमने क्या समझा था कि क्या होता है, मेरी कितना फासला एक वेव ने कवर किया कितने टाइम में। सो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास क्या है, वेव स्पीड है। अब देखें, हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, कौन से वेव्स? मैकेनिकल वेव्स के लिए चूँकि मैकेनिकल वो वेव्स होते हैं जिसकी प्रोपिगेशन के लिए वी रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम, राइट। मतलब मीडियम के बगैर एनर्जी प्रोपिगेट नहीं होगी मैकेनिकल वेव्स में। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो उस मीडियम की 2 चीज़ों पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। पहले जो चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मीडियम। This is the first one. The second one is elasticity of medium. मतलब साउंड की जो स्पीड है, मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक होगी डेंसिटी और दूसरी होगी इलास्टिसिटी। और ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि हमारे पास इस तरह एक फार्मूला आया था जिसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा था, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम चूँकि हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू साउंड की स्पीड की फाइंड हो गई थी वो हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड है। अब हम कौन सा फार्मूला डिराइव करेंगे, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। अब जैसा कि न्यूटन को पता था कि साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स हमारे पास कौन से वेव्स हैं, कंप्रेशनल वेव्स हैं। कौन से? कंप्रेशनल वेव्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। सही है। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि भाई कंप्रेशन में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है और वॉल्यूम की वैल्यू कम है। और रेफ्रैक्शन वो रीजन है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कम है और वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड हैं, और ये तब पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। और ये हमारे पास एक जानी पहचानी लॉ है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। तो न्यूटन ने बॉयल्स लॉ के ज़रिए अपनी कैलकुलेशन को मतलब आगे लेके चला गया, और न्यूटन ने एज्यूम किया कि साउंड
एयर में यानी कि गैस में ट्रेवल करेगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो हम यहाँ न्यूटन की इजम्पशन लिख देते हैं कि बाई न्यूटन assumed that sound travel in air under isothermal condition। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब आइसो का मतलब क्या है, सेम, और थर्मल का मतलब क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। मीन्स कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक बीकर है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक प्रेशर लग रहा है और इसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल ये P1 है और ये V1 है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल P2 प्रेशर आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम नीचे चला जाएगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। या इसके बरक्स अगर मैं ये हमारे पास वॉल्यूम V1 हो, ये P1 हो, और अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और हमारे पास ये इस प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और आइसोथर्मल कंडीशन में बॉयल्स लॉ जो है हमारे पास एप्लीकेबल होती है, जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में फिर डिटेल से पढ़ेंगे भी, और शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब हमें ये बात समझ आ गई कि भाई न्यूटन ने एज्यूम किया कि साउंड ट्रेवल करेगा एयर में, किस कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में। मींस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे कंप्रेशन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए या पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो, लेकिन ट्रेवल के दौरान टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब हमें ये तो बात समझ आ गई ना कि यहाँ पर कौन सी लॉ जो है वो वैलिड है, बॉयल्स लॉ। तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ we know that PV is equals to constant. PV is equal to constant. Let me call it equation 1. चले मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, बल्कि इक्वेशन इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता है, ये बॉयल्स लॉ हमें क्या कहती है कि भाई अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें किसी ख़ास टेम्परेचर पर तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं उतना ही वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये दोनों हमें इस तरह मालूम है, सही है। अब न्यूटन ने ये एज्यूम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कोई प्रेशर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर पर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यूँ कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सोर्स है, राइट, जहाँ से इस तरह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं तो ये फोर्स डायरेक्टली इनके ऊपर लग रहा है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनके प्रेशर में थोड़ा सा इजाफा ला रहे हैं। अब जब यहाँ पर हम इजाफा ला रहे हैं तो इस वॉल्यूम में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आ जाएगी, जहाँ यहाँ हमारे पास कंप्रेशन बन जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, और इसी तरह ये साउंड जो है वो आगे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये P और V कांस्टेंट है तो अगर हम इस P में थोड़ा सा इजाफा ले आएँ तो उसी अमाउंट में इसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी और ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। चलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये दोनों इक्वेशंस के ये दोनों साइड जो हैं वो सेम है तो मतलब ये दोनों साइड भी सेम हो गए, इसलिए हम इस दो इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यूँ कह देता हूँ कि कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो हमारे पास पी वी इज इक्वल्स टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी, राइट। अब पी वी अपनी जगह पर, इसको मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पहली इसकी बारी है, यानी पी और ये वी मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी वी माइनस माइनस साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और फिर ये प्लस डेल्टा पी इंटू वी, राइट, और फिर माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। अब अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देख लें तो इसको अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो पी वी माइनस पी वी हो जाएगा, जो कि फिर ज़ीरो है, या ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दबर दिसरा सरुखरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम यहाँ देख लें तो इकबाल के शाहीन और शाहीनियों, अगर हम यहाँ देख लें तो डेल्टा पी यानी जो प्रेशर हमने ऐड किया है वो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब अगर बातें कर रहा हूँ तो ये जो आवाज़ आप लोगों को लग रही है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को आपकी कुर्सियों से इस तरह उठवा रही है, या आपके कानों को मतलब इस तरह आपके चेहरे को इधर उधर लेके जा रही है। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर तो नहीं है, चेंज इन प्रेशर बहुत कम है। तो उसी हिसाब से ये बहुत ही कम है, उस हिसाब से ये जो वॉल्यूम में कम मतलब प्रेशर में जो इजाफा आया है ये बहुत कम है, राइट। और इसी तरह ये जो वॉल्यूम में कमी आई है वो भी बहुत कम है, मींस चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है। तो अगर हम दो स्मॉल को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स यो गरीब बल गरीब इसना यो गरीब यो मालदार ने तो गुजारा वो जो द्वाना तशपानी शुने सबदी जुड़शी एनी हाउ मंगवायो ची। हाँ चलो हम कहते हैं कि भाई ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम द थिंग्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर माइनस पी एन टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी एन टू वी, राइट। मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर दोनों साइड को किस चीज़ पर मल्टीप्लाई कर लूँगा, अच्छा चले मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा, ये माइनस है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा तो पी एन टू डेल्टा वी और ये यहाँ पर डेल्टा पी एन टू वी, राइट। मैं दोनों साइड को वॉल्यूम पर डिवाइड कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ कह देता हूँ कि भाई डिवाइडिंग, और ऐसा करने का ये जो मैं अभी दो प्रोसेस या दो स्टेप्स जो मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी हमें समझ आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, बाय वी, तो मैं इसको भी वी पर डिवाइड कर लेता हूँ, इसको भी। अब ये भी इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर P एन टू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी रह गया। अब मैं ये जो टर्म है डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, इसको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ, यानी P डेल्टा वी डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, और यहाँ पर डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई। अब जवानों और जवानियों ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर P और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V डिवाइड बाई V। अब थोड़ा सा हमें अपना जो है बेसिक फिज़िक्स जो है वो हम यहाँ पर हमने याद कराना होगा कि भाई जब हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और ये स्ट्रेन असल में क्या है, मींस चेंज इन दैट क्वांटिटी पर ओरिजिनल क्वांटिटी, ये हमें पता है। और इन दोनों का जो रेशियो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो हमें भाई लग रहा है कि ये तो वॉल्यूमेट्रिक क्या है, स्ट्रेन है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि भाई हमारे पास ये जो है ये डेल्टा पी, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस,
और ये जो डेल्टा V डिवाइड बाई V है, ये वॉल्यूमेट्रिक क्या है, स्ट्रेन है। और जब हम इन दोनों का रेशियो लें, मीन्स चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इस वाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। एक यंग मॉडुलस है जो कि चेंज इन लेंथ है, और एक चेंज इन शेप है जो कि वो फिर सॉलिड में होता है, और ये जो है ये सब में पॉसिबल है, ये बल्क में नहीं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। एनी हाउ यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया कि भाई ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो ये किस चीज़ के बराबर हुआ, ये तो यानी अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँ कि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है और यहाँ पर ये स्ट्रेस और ये हमारे पास स्ट्रेन, तो ये इस दोनों का जो रेशियो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो मीन्स प्रेशर ऑफ द एयर हमारे पास बराबर हुआ इस चीज़ के, इलास्टिसिटी ऑफ एयर के, और इसको मैंने नाम दे दिया किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का। अब जैसे कि मैंने कहा कि यानी बल्क मॉडुलस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस तरह चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, पर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि साउंड जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला, अगर हम इसमें इलास्टिसिटी ऑफ एयर की जगह प्रेशर ऑफ एयर पुट कर लें, तो ये हमारा फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड बन जाएगा किस तरह, प्रेशर ऑफ द एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। और इसको हम इक्वेशन नंबर बल्कि इसको कोई इक्वेशन या चले हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गया। अब देखें ये जो हमारे पास प्रेशर है यानी प्रेशर ऑफ द एयर, इस वाले प्रेशर को हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर ऑफ द एयर, जो कि हम फाइंड करते हैं बैरोमीटर के ज़रिए। लेट सपोज आपको 10th में बैरोमीटर वाला टॉपिक याद होगा कि यहाँ पर इस तरह बैरोमीटर और इसमें ये वो एयर कॉलम, राइट, यहाँ पर मरकरी होती है, और जब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उतनी ये मरकरी ऊपर जाती है, और हम इस हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हमें प्रेशर ऑफ द एयर जो है वो दे देती है। और हमें पता है कि ये प्रेशर ऑफ द एयर बराबर है रो जी और एच के। ये इक्वेशन अभी मैं यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं, तो या बर्नौली थ्योरम में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ इसकी जगह हम लिख देते हैं रो जी एच और नीचे डेंसिटी ऑफ एयर। और याद रखना ये डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी होगी, एयर की नहीं, वरना ये दोनों तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। लेट सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, और ये मेन इक्वेशन है हमारे पास किस चीज़ का, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। अब हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि हमारा बुक किस चीज़ पे गया है, एसटीपी पे इन्होंने कैलकुलेशन की है, तो चलो हम एसटीपी को यूज़ कर लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, आप एनटीपी यूज़ करें, एसटीपी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अगर हम एनटीपी पर देख लें तो हमारे पास ये जो एच की वैल्यू है, यहाँ पर जो एच है वो हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ क्या है, ऑफ एच जी है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब को हम एक ही यूनिट में यानी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लेंगे। तो हमारे पास ये एच को अगर मैं मीटर में लिख लूँ तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 0.76 मीटर ऑफ वट ऑफ एच जी। तो ये सबसे पहले हमारे पास एच की वैल्यू आ गई यहाँ। अब अगर मैं जी की वैल्यू लिख लूँ तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई किस चीज़ की, जी की वैल्यू। और हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो है डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो कि हमारे पास 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ कि 13.6 राइट, और इसकी जगह यानी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 kg, और इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 10⁻⁻² होल क्यूब राइट। तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 13.6 और 00 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, डेंसिटी ऑफ मरकरी की। तो बेटा ये और ये हमारे पास जो है वो क्या है, वे उसकी वैल्यूज़ आ गई। और हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो हमारे पास 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। अब सारे वैल्यूज़ हमने जो है वो यहाँ पर लिख ली, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली। भाई हम ये सारे वैल्यूज़ इस फार्मूले में अभी पुट करने लगे। तो चलो करके देख लेते हैं, जोर आजमाई कर लेते हैं। अब तो जिस तरह अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया था ना हमने इसको, इक्वेशन नंबर 4, तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग all the values in equation number 4। इक्वेशन नंबर 4 में भाई सारे वैल्यूज पुट कर लो। तो अब हमारे पास मैं उस इक्वेशन नंबर 4 को भी पुट कर लेता हूँ कि भाई डेंसिटी ऑफ मरकरी GRH, और यहाँ नीचे डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 4। तो वैल्यूज पुट कर लो। तो हमने ये कितनी कैलकुलेट की, 13,600 राइट। यूनिट अभी नहीं लिख रहा, यूनिट तो वैसे भी मीटर पर सेकंड आना ही है, क्योंकि ये क्या है, आखिर तुम्हें आना है कौन सा, मीटर पर सेकंड। तो ज़रा देर लगेगी। तो 9.8 और यहाँ पर h की वैल्यू बेटा वो हमने कैलकुलेट की थी 0.7 और ये 6 और नीचे 1.29। जब हम ये सारा कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेटा वैल्यू और हमारे पास आ जाती है 281 मीटर पर सेकंड। अब ये 281 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास क्या है, न्यूटन वाला स्पीड, यानी न्यूटन्स स्पीड फॉर व्हाट, फॉर साउंड। कि भाई साउंड जो है उसकी स्पीड कितनी, इतनी होती है। सही है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकंड है। अब अगर हम इसमें एरर को देखना चाहते हैं तो एरर हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, यानी एक्चुअल वैल्यू या यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू राइट। तो अब अगर हम देख लें यहाँ पर ये कितनी है, ये 332 है, ये 281 है, तो इसमें 51 मीटर पर सेकंड का एरर आ जाता है। अगर हम एरर को सही तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम इसको परसेंटेज में लिख देते हैं कि भाई परसेंटेज में देखते हैं कि कितना एरर है। तो अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर हम यूँ कैलकुलेट करते हैं कि भाई v किस चीज़ की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस v थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइड बाई v एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मल्टीप्लाइड विद 100%। तो अब अगर हम देख लें तो ये हमारे पास 332, ये 281, इसी तरह ये 332, और जब हम इसको परसेंटेज में देख लेते हैं तो भाई एरर कितना, 16, तकरीबन 16% एरर आ जाता है। भाई अब ये इतना कम नहीं है कि इसको हम नेगलेक्ट कर लें, ये इग्नोरेबल नहीं है, नॉट इग्नोरेबल, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो गलती आ गई है ना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते।
भाई ये इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं इसको इग्नोर करूँ कि चलो कोई बात नहीं है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब अहम सवाल हमारे जहन में आ गया, वाई, क्यों, ये इस तरह क्यों है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई न्यूटन ने गलती कहाँ पर की, न्यूटन की गलती को सुधारा किसने, और उसमें इक्वेशन ने क्या चेंजेस कर दिए जो कि हमारे पास वैल्यू सही आ गई। तो इसी तरह ये लेक्चर जो है वो मैं अभी मतलब ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग इसको बार बार देख लें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। चैनल का नाम जो है वो मैं बताना भूल गया, @physics। अगर सर्च करना चाहते हैं तो @ पहले लिख लें, या फिज़िक्स माई लव हमारे चैनल का नाम है। और बाय द वे, हाँ, मेरा नाम जो है वो माज़ अहमद है और मैं आप लोगों का फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। ये चूँकि मुझे पहले में बताने देना चाहिए था लेक्चर की शुरू में, लेकिन खैर मैं आखिर में बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफ़िज़।